जब दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ रही है, तब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे आगे है। क्या भारत सच में ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बन गया है? आज के सेशन में हम हालिया आईएमएफ द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है, भारत की ग्रोथ को लेकर उसमें क्या अनुमान लगाया गया है, हम वर्ल्ड बैंक से तुलना करके इसे देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी सभी आवश्यक विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि अगर आप ये फीस एक बार में नहीं दे पा रहे तो इसे भी इंस्टॉलमेंट में देने की सुविधा है। अब आप जानना चाहेंगे कि इसके फाउंडेशन बैच कब शुरू हो रहे हैं, तो फरवरी में 3 फरवरी को हिंदी मीडियम का स्टूडियो जीएस फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है, इंग्लिश मीडियम का 4 फरवरी को और इंग्लिश का 5 फरवरी को। इंग्लिश मीन्स क्लास कराई जाएगी हिंदी में और आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे इंग्लिश में। तो अब देर किस बात की, आपको दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और दृष्टि लर्निंग ऐप में आप एक कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे गीत। जैसे ही आप इस कूपन का इस्तेमाल करेंगे आपको इस फीस में भी डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक में भी क्लिक करने के बाद जाएंगे और कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको इस फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा, वो भी ठीक ठाक डिस्काउंट मिलेगा। एक और खास बात यह है इस कोर्स की कि अगर मान लीजिए आपने ये खरीद लिया और तैयारी करते करते आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में क्लास करना चाहते हैं, तो आप किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे तो ये फीस आपके उस ऑफलाइन सेंटर की फीस में एडजस्ट कर दी जाएगी। इसका मतलब कि ये कोर्स मिल जाएगा आपको बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, कॉल करें 8750187501 पर और इस कोर्स को खरीदकर इस ऑफर का लाभ उठाएं। कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें और डिस्काउंट भी मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। आज की खबर संबंधित है हाल ही में जो आईएमएफ ने अपना अनुमान लगाया है भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, वो है भारत ने आईएमएफ ने कहा है कि भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वह 7.3% तक हो सकता है। ठीक है, यानी यह अनुमान है, ध्यान रखिएगा। आर्थिक वृद्धि दर कितनी, 7.3%। पहले ये कितनी थी, 0.7% तक इसने इसे कम आंका था। आईएमएफ ने कहा कि साल की जो दूसरी तिमाही थी उस दूसरी तिमाही में भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन की वजह से क्या हो रहा है, ये अनुमान बढ़ गया है। वहीं वर्ल्ड बैंक ने भी इस अनुमान को बढ़ाकर 7.2% की बात कही। फाइनेंशियल ईयर 2026 का अनुमान उसने लगाया और कहा, यानी देखिए वर्ल्ड बैंक लिखा है ना, वर्ल्ड बैंक ने इसे अपग्रेड करके पहले 6.3% थी, अनुमान लगा बढ़ाकर क्या कर दिया है 7.2%। वहीं आईएमएफ ने भी इसे बढ़ाकर कितना कर दिया है 7.3%। अगर भारत सरकार की बात करें और आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी, आरबीआई ने भी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का जो अनुमान लगाया था वह 7.3% लगाया था। और भारत सरकार की बात करें यानी इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो इसने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान 7.4% लगाया था। यानी ये अनुमान लगभग नजदीक नजर आते हैं और इसका मुख्य कारण है कि भारत ने अपनी दूसरी तिमाही में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। अगर हम देखें किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था तो वह था हमारा सर्विस सेक्टर यानी हमारा सेवा क्षेत्र, इसमें अच्छा प्रदर्शन हुआ। इस वजह से अंत में भारत का जो ग्रोथ है, आर्थिक या कह सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि दर है, वह बढ़ गया। अब आगे आईएमएफ किस ओर इशारा करता है, वैश्विक वृद्धि दर क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको इसको देखना होगा स्लाइड को, और ये हमने देखो एक स्लाइड के रूप में आपके लिए रख दी है, टेबल के रूप में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आईएमएफ, आरबीआई, इंडियन गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक का अनुमान है 7.2, तो ये भी नोट करें, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब हम बताएं कि ग्लोबल लेवल पर जो ग्रोथ है उसके लिए आईएमएफ ने क्या बात कही है। ग्लोबल लेवल पर ग्रोथ को आईएमएफ ने कम आंका है, भारत की ग्रोथ को खासतौर पर तरजीह देते हुए उसने कहा कि 2026-27 में भारत की ग्रोथ थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, यानी थोड़ी कम होने का अनुमान लगाया है उसने, और इसके प्रमुख कारण बताए उन्होंने अस्थायी और चक्रीय कारकों का असर। यह अस्थायी और चक्रीय कारक क्या है हम आगे समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम देखते हैं। 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.3 रहने का अनुमान लगाया है आईएमएफ ने, ये नोट कर लीजिएगा। तो आगे हमने लिखा भी 26-27 में थोड़ा सा कम होकर 6.4% रहने की संभावना है। कारण है अस्थायी और चक्रीय कारकों का असर। अस्थायी कारक यहाँ पर क्या है,
मान लीजिए किसी वर्ष मानसून बहुत अच्छा रहा, मानसून की वजह से फसल का उत्पादन अच्छा हुआ, उत्पादकता बढ़ी, घरेलू मांग में वृद्धि हुई, इससे क्या हो गया, अच्छा बेहतर आपने प्रदर्शन देखा। हो सकता है अगले वर्ष ऐसा ना हो या अगली तिमाही में ऐसा ना हो, तो ये एक अस्थायी कारक के रूप में हो गया, यानी यह अस्थायी कारक के रूप में कार्य कर रहा है। दूसरा, हो सकता है चुनाव की वजह से ज्यादा वित्तीय आवंटन मिल जाए, हो सकता है किसी क्षेत्र में भारत सरकार ने ज्यादा खर्च कर दिए हो, तो ये सभी क्या है, अस्थायी कारकों के रूप में काम करते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। अगर हम बात करें चक्रीय कारक, क्या है चक्रीय कारक, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, वो चक्रीय रूप से या चक्रीय प्रवाह इसका हम देखने को मिलता है। क्या, मान लीजिए पहले भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज है, तेज के बाद थोड़ा सा अर्थव्यवस्था में स्थिरता देखने को मिलती है, और स्थिरता के बाद अर्थव्यवस्था में एक समय मंदी भी आती है, मंदी के बाद हम थोड़ा सा सुधार कार्य करते हैं अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, और फिर उसमें बूस्ट मिलती है और फिर से अर्थव्यवस्था तेज होती है। तो इसके चक्रीय प्रभाव के फलस्वरूप हम देखते हैं क्या, कि अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के प्रभाव या अलग अलग कारक जिम्मेदार होते हैं। इस वजह से अगले वर्ष की जो बात की गई है, 26-27 की बात की गई है, उसमें इसके ग्रोथ की कम होने का अनुमान बताया गया है, आर्थिक वृद्धि दर के कम होने का अनुमान बताया गया है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसके बावजूद आईएमएफ ने क्या कहा कि भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ग्रोथ का बड़ा इंजन बन गया है, क्योंकि अन्य उभरती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की औसत वृद्धि दर 2026-27 में सिर्फ 4% के आसपास रहने का अनुमान है। बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की विकास दर 7.2 रहने की उम्मीद बताई थी। पिछला अनुमान उनका 6.3% था। ध्यान रखिएगा, ये वृद्धि किन कारणों से हुई, यानी वर्ल्ड बैंक ने क्या कारण बताए, तो उसने कहा एक तो घरेलू मांग, यानी जो हमारे डोमेस्टिक डिमांड है उसमें वृद्धि हो गई है, इस वजह से अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। और दूसरा है उपभोक्ता खर्च, यानी घरेलू डिमांड के साथ साथ जो उपभोक्ता है उन्होंने खर्च भी ज्यादा किया है, इस वजह से उन्होंने उपभोक्ता खर्च क्या है, बढ़ गया है, इस वजह से भी हमने ग्रोथ को यहाँ पर देखा है। अगर बात करें कि इसके बाद आईएमएफ ने क्या कहा, तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए उसने कहा कि एक बड़ा ग्रोथ को यह दर्शा रहा है। अन्य विकासशील देशों की तुलना में उसने कहा कि अच्छा प्रदर्शन कर रहा है भारत। एशिया के लिए उसने कहा कि एशिया में अगर टेक्नोलॉजी आधारित रोल आगे बढ़ता रहा तो एशिया के कुछ देश अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उभरते एशिया का मुख्य कारण ही है कि यहाँ पर प्रौद्योगिकी आधारित निवेश ज्यादा बढ़ गया है और ट्रेड से भी फायदा हो रहा है एशिया में। तो खास तौर पर अगर एआई से जुड़े निवेश बढ़ेंगे तो एशिया टेक आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बेहतर काम कर सकता है। ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में आईएमएफ ने क्या कहा है, तो उसने कहा है कि 2026 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 3.3% रहने का अनुमान है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है कि आने वाले समय में हो सकता है ट्रेड में जो तनाव चल रहा है वह कम हो जाए। उसने ये भी कहा कि हो सकता है आने वाले समय में कीमतों में भी नरमी या कमी देखने को मिले, हो सकता है घरेलू मांग में भी कुछ परिवर्तन देखने को आए। तो अब ये सब आपको लिखित चाहिए होता है, ये है आपके सामने। 2026 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि 3.3 रहने का अनुमान बताया है आईएमएफ ने। इसके पीछे मुख्य कारण ट्रेड यानी व्यापार से जुड़े हुए तनाव में कमी, आसान वित्तीय सहायता और एआई और टेक्नोलॉजी से जुड़ा अगर तेज निवेश बढ़ता है तो ठीक प्रदर्शन देखने को मिलेगा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लेवल पर। ठीक है, ये अनुमान के रूप में है। इसके अलावा भारत में भी महंगाई को लेकर कुछ बदलाव आ सकते हैं। भारत का जो महंगाई को लेकर अपना एक स्टैंडर्ड है कि हमें इतना तक आना है, हो सकता है आने वाले समय में 2025 के बाद महंगाई लक्ष्य के करीब पहुंच जाए भारत। ठीक है, इसके मुख्य वजह क्या होगी, एक तो कीमतों में नरमी देखने को मिल रही है, तो इसका मुख्य कारण ये होगा, ठीक है, जो भारत के लेवल पर होगा। दूसरा घरेलू मांग है, जो भारत में जो घरेलू मांग है, डिमांड है, इसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। कैसे, खाद्य कीमतों में नरमी होगी तो भारत में महंगाई कम देखने को मिलेगी। महंगाई का जो हमारा लक्ष्य है हम उस तक पहुंच सकते हैं, उसके करीब लौट सकते हैं। घरेलू मांग में, या आप कह सकते हैं इसको अगर हम समर्थन देंगे तो भी महंगाई के हम करीब लौट आएंगे। तो घरेलू मांग में समर्थन देने की जरूरत है। खाद्य वृद्धि, जब हम खाद्य कीमतों की बात करते हैं तो इसमें थोड़ी सी कमी की जरूरत है, क्योंकि फूड इंडस्ट्री ज्यादा बढ़ गई है, ये देखने को मिला है। मुख्य कारक जो हमारे ग्रोथ का है वो है सेवा क्षेत्र, ये आपको नोट कर लेना है। जो कमी देखने को मिलती है अक्सर वो थी कृषि वाले सेक्टर में। देखते हैं भविष्य में क्या होगा, क्या अनुमान निकल कर सामने आते हैं, आपको नोट करते रहना हर चीज। अब बात कर लेते हैं कि आईएमएफ ने किस
किन जोखिमों के बारे में चर्चा की है। आईएमएफ ने 2 तरीके के जोखिम बताए हैं, एक तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या कि अगर हम एआई बेस्ड निवेश बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हैं, उत्पादकता को हम बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हैं, तो वैश्विक विकास दर में वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर हम एआई से मिलने वाला जो निवेश है वो कम प्राप्त करेंगे, उत्पादकता लाभ अगर हमारा कम होगा तो निवेश घट सकता है। इसलिए जरूरी क्या है, तो निवेश के साथ साथ जो वैश्विक दर है हमारी विकास की वो भी घट सकती है। तो इसके अनुमान के बारे में भी कहा है आईएमएफ द्वारा, जो जोखिम है उसके बारे में बताया गया है। नकारात्मक हमने देखा, एआई से मिलने वाला उत्पादकता लाभ उम्मीद से कम रहे तो निवेश घट सकता है, वैश्विक वित्तीय स्थितियां सख्त हो सकती हैं, इसका असर उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। सकारात्मक पक्ष क्या है, अगर हमने एआई को तेजी से अपनाया और उत्पादकता वास्तव में बढ़ी तो वैश्विक दर और तेज हो सकती है। तो ये कुछ अनुमान ही हैं, ये आपको नोट कर लेना है। बात करें कि आज के सेशन का निष्कर्ष क्या निकलकर सामने आता है। आईएमएफ ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में शामिल हो रहा है, ग्रोथ के इंजन के रूप में आगे बढ़ रहा है। 2025 में मजबूत ग्रोथ थी भारत की। आगे आने वाले समय में थोड़ी सी नरमी देखने को मिलेगी। अगर हम महंगाई में नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं, महंगाई में हम नियंत्रण रख पाएंगे, इस बात की भी उसने उम्मीद जताई है। और एआई हमारे ग्रोथ को लेकर एक अहम पहलू के रूप में सामने आएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के प्रश्न को। प्रश्न है, आईएमएफ ने 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी आंकी है? ऑप्शन ए 6.4%, ऑप्शन बी 6.8%, ऑप्शन सी 7.3%, ऑप्शन डी 7.4%। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।